वो 4 लड़कियों को पहले परेशान किया और उनको फिर एक मोहरा बना लिया। नए नए चेहरे देखते और उनको अपने जाल में फंसाते। शहर के अंदर इन्होंने स्कूल की लड़कियों को पटाना चालू किया। कुछ नाबालिग थी, कुछ बालिग भी थी। किसी को नशा करवा के उनको फार्म हाउस पे जाके एक बार उनके फोटो खींच लेते और फिर उसके बाद उनका निरंतर शोषण का काम चालू हो जाता। बेटियों की इज्जत को लूटा जाता था, उनके आबरू को बेचा जाता था। उसमें सबसे बड़ा इसका एक एस्पेक्ट था कि वो लड़कियां सारी हिंदू थी और वो जो अपराधी थे वो सारे मुस्लिम थे। एक को पटा लिया, उसके बाद कहते थे दूसरी लाओ। साठगांठ होती है अपराधियों की, पुलिस की, वो वहाँ भी थी। आज छोटा सा अपराध इतना होता है उसमें पुलिस पकड़ लेती है। आखिर क्या कारण है कि उन लोगों को अभी भी सबको नहीं पकड़ पाए? फोटो लैब के मार्फत ये फोटोज निकली थी और वहाँ से ये बात आगे बढ़ी थी। सैकड़ों फोटोग्राफ्स खींचे गए और पुलिस को कुल 4 फोटोग्राफ्स मिले। सरकार ये ढीलाई बन रही है तो पुलिस भी ढीली हो जाएगी ना। अजमेर राजस्थान का एक छोटा सा शहर। लेकिन एक समय था जब यह उत्तर भारत की राजनीतिक सत्ता का एक केंद्र था और सम्राट पृथ्वीराज चौहान की राजधानी था। समय के साथ इसका राजनीतिक कद घटता चला गया और चिश्तिया सिलसिले के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की वजह से मशहूर होने लगा। आज के समय में तो अजमेर और दरगाह एक दूसरे के इतने पूरक हो गए हैं कि बोलचाल में इस शहर का नाम ही हो गया है अजमेर शरीफ। लेकिन इस अजमेर शरीफ के साथ 1992 में एक ऐसा बदनाम कांड हुआ कि हमेशा के लिए इस शहर से एक काला अध्याय जुड़ गया। एक काली घटना थी, लेकिन ये काली घटना कानून के चेहरे पर नहीं थी। ये काली घटना पत्रकारिता के क्षेत्र में नहीं थी। ये काली घटना न्यायिक और कानून के क्षेत्र में भी नहीं थी। ये काली घटना और कहीं थी। यह घटना ऐसी थी जिसने पूरे अजमेर को हिलाकर रख दिया था। दरगाह से जुड़े खादिमों के कुछ लड़कों का एक गिरोह बना जो कॉलेज जाने वाली लड़कियों को किसी न किसी तरह अपने जाल में फंसाता, उनका बलात्कार करता, उनकी अश्लील फोटो खींचकर उन्हें ब्लैकमेल करता और ब्लैकमेलिंग के जरिए उन लड़कियों से दूसरी लड़कियों को भी फंसाने में मदद लेता। उन दिनों में लगातार शहर में कुछ इस तरह की घटनाएं हो रही थी। शहर में बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ करते थे। शहर के मुख्य स्टेशन रोड के ऊपर एक ओपन जीप उन दिनों में दौड़ा करती थी। अक्सर लोगों का ध्यान वो इस वजह से खींचती थी कि बड़ी रफ उसमें रैश तरीके से वो स्टेशन रोड को पार किया करते थे और कई बार लोग उनकी चपेट में आते बचते थे। तो जब मालूम करते थे तो बताया जाता था कि साहब ये कुछ अजमेर के खादिम समुदाय से जुड़े हुए कुछ बच्चे हैं, कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जिनका काम यही है पूरे दिन जीप लेके शहर के अंदर घूमना, इधर से उधर ये सब सारे काम करना। खुली जीप का ही जमाना था उस समय। खुली जीप में रहती थी, इनके पास में सब कुछ रहते थे, पूरे शहर में घूमते थे। तो आधा शहर तो वैसे ही डर ही जाता था। ब्लैकमेल कांड के एक्सपोज होने से कुछ दिन पहले गवर्नमेंट कॉलेज में घटना हुई थी कि किसी कॉलेज स्टूडेंट को कुछ नौजवानों ने कॉलेज के कैंपस में वो जीप ले गए, वहां पे उसको जबरदस्ती खींच के उन्होंने जीप में डालने की कोशिश की
लेकिन वहाँ पे हंगामा हुआ, उस लड़की ने काफी विरोध किया और उसके बाद वो जैसे तैसे वो उनसे छूट के वहां से गई। तो काफी चर्चा रही, लेकिन किसी ने उनको रोका नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई मामला दर्ज नहीं हुआ उसमें। किसी तरह की कोई कार्रवाई न होने की वजह से खादिमों के इन लड़कों का दुस्साहस काफी बढ़ गया था, और बढ़ता भी क्यों नहीं। अजमेर में दरगाह शरीफ के खादिमों से बढ़कर तो शहर में कोई था ही नहीं। खादिम के बारे में अजमेर के जो लोग हैं इस बात को साफ जानते हैं कि खादिम ही जो जियारत कराएगा। व्यक्ति कुछ सीधे जाके जियारत नहीं करता, मतलब वाया खादिम। वो ऐसी मान्यता है कि खादिम उनकी प्रेस कहे सुनेगा और वो आगे पहुंचाएगा। बीच में मीडिएटर एक खादिम है। खादिम बिना आपकी बात आगे नहीं पहुंच रही है। पैसे वाले होते हैं। खादी कम्युनिटी बहुत संपन्न कम्युनिटी होती है। खादिम समुदाय को माना जाता है कि बहुत अच्छे और पवित्र लोग हैं अजमेर की दरगाह के लिए। कहा जाता है कि पूरा शहर जानता था कि अजमेर शरीफ में क्या हो रहा है, और सब बातें भी करते थे, लेकिन दबीमान से। मैं उस समय न्याय अखबार में काम किया करता था। उस समय मुझे एक मित्र ने बताया कि हमारे मोहल्ले की कुछ लड़कियों को समुदाय विशेष के लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मुझे उन बच्चियों से मिलाइएगा। मुझे 2-3 बच्चियों से मुलाकात करवाई गई। उन्होंने बताया कि दरगाह के कुछ युवक जो दल विशेष के कई दलों से जुड़े हुए लोग हैं, बड़े प्रभावशाली लोग हैं, ये सारे के सारे लोग एक बच्ची को उन्होंने कहा कि हम तुम्हें गैस का सिलेंडर दिला देंगे। गैस के कनेक्शन उन दिनों में मिला नहीं करते थे, तो उन्होंने उन्हें आश्वस्त किया, और वो बच्ची ये समझती थी कि घर में गैस का सिलेंडर आ जाएगा तो अच्छा रहेगा। और यहीं से शुरू हुआ वह काला घटनाक्रम जो एक के बाद एक कड़ियों में पिरोया जाता रहा, और लड़की दर लड़की, लड़की दर लड़की, और ब्लैकमेलिंग का एक लंबा सिलसिला शुरू हो गया। प्रभावशाली लोगों ने उस लड़की को हवस का शिकार बनाया, उसके अश्लील फोटो लिए, उसको ब्लैकमेलिंग करना शुरू किया, और उससे कहा कि तुम दूसरी लड़कियों को लेकर आओ, तब तुम्हारा पीछा छूटा जाएगा। शहर के जिन पत्रकारों के पास सबसे पहले यह खबर थी, उन्होंने शुरू में इसे निजी स्तर पर संभालने की कोशिश की। मुझे ये डर लग रहा था हरा रंग और भगवा रंग कहीं आपस में लड़ न ले। उस दौर पे मैं एक छोटे अखबार में था, मैंने एक खबर लिखी, गुलशन समाचार अखबार हुआ करता था। उस समय हमने एक शहर रईस की लड़की किसी के साथ भाग गई थी, वो खबर लिखी और बड़ी फेमस खबर रही। सेकंड डे हमारे पास 2-4 फोटो आए, और उस फोटो के साथ ये लिखा हुआ था, अगर माँ का दूध पिया हुआ तो इनको छाप के बताओ। एक लिफाफा मेरे अखबार के दफ्तर में आया, और उस लिफाफे के अंदर वो फोटोज थे, निहायत अश्लील किस्म के फोटोज थे, और वो फोटो ओरिजिनल नहीं थे, उनकी फोटोस्टेट कॉपियां थी। लिहाजा मुझे लगा कि उसमें बिल्कुल आदमी नामजद थे कि ये फलाना नेता है, ये फलाना नेता है, ये फलाना व्यक्ति है। लिहाजा मेरे को तो बात करनी थी। मैंने सबसे पहले मेरे घर पर एक कुछ चुनिंदा बुद्धिजीवी, पत्रकार, राजनेता, इन लोगों को बुलाया। मुझे याद है 91 का शायद जुलाई अगस्त की बात थी, जब हम लोग वहाँ एकत्रित हुए थे। हमारे पत्रकारिता से जुड़े हुए मित्र सुरेंद्र चतुर्वेदी जी ने हमें फोन करके बुलाया कुछ लोगों को, और अपने यहाँ इन्वाइट किया कि कुछ मुस्लिम खादिम समुदाय के लड़के हैं, फारूक चिश्ती है, नफीस है, फुत्तन है, पुरुषोत्तम है, टार्जन है, तो अपने को इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए। तब यह तय हुआ था कि पुलिस की जानकारी में इस बात को लाया जाए, और किसी तरह से अपने को इन मुसलमानों की इस हरकतों को रोका जाए, क्योंकि इससे कभी भी सांप्रदायिक तनाव और सांप्रदायिक हिंसा की घटना हो सकती है।